हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट सीजन 5। इसमें 13 एपिसोड्स हैं जिन्हें हम कवर करेंगे 3 वीडियोस में। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टेल का नाम है डेथ ऑफ सम सेल्समैन। ये कहानी है जॉर्ज कैम्पबेल की। ये एक कॉन मैन है जो कि सेल्समैन बनकर लोगों को ठगता है। बेसिकली ये लोगों को एक ऐसा सेमेट्री प्लॉट ऑफर करता है जो कि असल में है ही नहीं। तो फिलहाल इसका शिकार है ईबी जोन्स, जो कि कुछ दिनों पहले ही मर चुका है और उसके बारे में इसे पता चला है लोकल न्यूज़पेपर से। तो ये उनके घर पहुंच जाता है और वहाँ से मिलती है मिसेस जोन्स, जो कि बड़ी आसानी से इसकी बातों में फंस जाती है और यहाँ से मिलते हैं $187। ऐसे बड़ी आसानी से इसने दिहाड़ी बना ली किसी को ठग कर। वो बिना देर किए अपने दूसरे शिकार पर निकल जाता है। एक घर पर पहुंचकर वो दरवाजा नॉक करता है। तभी एक माँ नाम की लेडी बाहर आती है जिसका रोल किया है टिम करी ने, जो कि पॉपुलर है अपने पेनीवाइज के रोल के लिए। यहाँ जुड़ को पता चलता है कि वो गलत एड्रेस पर आ गया। ये पता चलते ही जुड़ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो लेडी बाहर आकर उसे पूछती है कि क्या तुम कुछ बेच रहे हो, और बस यही तो वो चाहता था। वो घर के अंदर पहुंच जाता है और वहाँ से मिलता है माँ का हस्बैंड पा। इसका रोल भी टिम करी ने ही किया है। वो तुरंत उन्हें अपनी डील ऑफर करता है और उन्हें वो डील काफी पसंद आई थी। उसने ऑफर किया वही सेमेट्री प्लॉट प्लस $40,000 का इंश्योरेंस, वो भी सिर्फ $750 में। लेकिन पा कहता है कि पेमेंट करने से पहले वो सेमेट्री प्लॉट को देखना चाहेंगे, और यहाँ जुड़ को लग रहा था कि उसका अच्छा खासा प्लान फेल हो गया। बात को संभालते हुए जुड़ ने कहता है कि आज वो पेमेंट लेकर जाएगा और पेपर वर्क डन करके कल उन्हें वो प्लॉट दिखा लाएगा। अब पता नहीं कैसे, लेकिन वो दोनों भी इसके झांसे में आ गए। पा पैसे लेने अंदर जाता है और माँ उसे कॉफी ऑफर करती है। कॉफी के साथ साथ वो घर को भी एक्सप्लोर कर रहा था। इसी चक्कर में वो वहाँ रखे ओवन का दरवाजा खोल देता है और दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि ओवन में था एक कटा हुआ सर। देखते ही देखते एक और लाश उसके सामने आ जाती है और अब तो वो 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकने वाला। वो जल्दी से बाहर की तरफ भागता है, लेकिन ऑब्वियसली दरवाजा लॉक था। तभी पा मार मार कर उसे बेहोश कर देता है। पप्पा उसे मारने के लिए एकदम रेडी था, लेकिन माँ उसे रोक देती है ये कहकर कि विनोना को डिसाइड करने दो। विनोना इनकी बेटी है जो कि थोड़ी अगली है, उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं करता। और पा भी यही बात कहता है कि ये भी उसे पसंद नहीं करने वाला। और ये सारी बातें जॉर्ज सुन रहा था। वो उनसे कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। लेकिन ये तो बहुत ही घिसा पिटा डायलॉग है। पा उसे कहता है कि तुम एक सेल्समैन हो और तुम्हारा भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम लोगों को वो चीजें बेचते हो जिनकी ना तो उन्हें जरूरत होती है और ना ही चाहत। इन शॉर्ट, तुम उनका खून पीते हो। यहाँ सेल्समैन के खिलाफ उसकी नफरत साफ झलक रही थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि जिन लोगों की लाशें अंदर पड़ी हैं वो सब भी सेल्समैन थे। इन्होंने सिर्फ इसलिए उन्हें मार दिया क्योंकि उनके बेचे गए प्रोडक्ट्स ढंग से काम नहीं कर रहे थे। तो इसका तो ये क्या ही हाल करेंगे। खैर, वो उसे एक चांस देते हैं, क्या पता इनकी बेटी को वो पसंद आ जाए। अब जुड़ यहाँ विनोना को देख पाता है और उसे देखकर वो काफी घबरा गया था। इसका भी रोल टिम करी ने किया है और इससे आपको बॉलीवुड का एक सीन याद आया होगा। खैर, जुड़ को वहाँ से निकलना था और इसका सिर्फ एक ही उपाय था, विनोना को पटाना। और मक्खन लगाने में तो ये एक्सपर्ट है। वो विनोना को अपनी बातों में उलझाना शुरू करता है। वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम मोनालिसा जैसी सुंदर हो और मैं तुम्हें काफी पसंद करता हूँ। विनोना जानती है कि ये सब बातें बकवास हैं, इसलिए वो कहती है कि अपना प्यार प्रूव करो। और उसका एक सिंपल सा तरीका वो बताती है कि बॉडी झूठ नहीं बोलती। हालांकि जुड़ के लिए काफी मुश्किल था, लेकिन जान बचाने के लिए उसे ये करना ही पड़ा। और अब कहीं जाकर विनोना कन्विंस हुई। वो उसे कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो मेरे साथ साथ तुम्हें डाउरी का पैसा भी मिलेगा, जो कि पानी छुपा के रखा है बेसमेंट में। अब डाउरी का नाम सुनकर उसके हाव भाव बदल गए थे। इसका लालच तो नेक्स्ट लेवल है। कहाँ तो इसे जान बचानी भारी हो रही थी और अब जान बच गई तो इसका लालच जोर दे रहा है। खैर, अगले दिन शादी फिक्स हो जाती है। हालांकि दूल्हे के हाथ अभी भी बंधे हुए थे और विनोना को ये पसंद नहीं। वो पास से उसे खोलने के लिए कहती है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। वो कहता है कि एक सेल्समैन है और इसका भरोसा हम नहीं कर सकते। ये सुनते ही विनोना को थोड़ा गुस्सा आ गया था और गुस्से में वो पा और माँ दोनों को ही मार देती है। ये देखकर जुड़ हैरान भी था और खुश भी। खैर, अब फाइनली वो फ्री हो गया था। फ्री होते ही वो पा की गन अपने पास छुपा कर रख लेता है और दोनों पहुंच जाते हैं बेसमेंट में। वहां पहुंचते ही वो विनोना को शूट कर देता है, क्योंकि इसकी जरूरत उसे यहीं तक थी। अब ये बड़े आराम से भाग सकता है, लेकिन लालच ने इसे फंसाया था और वो ही से निकलने नहीं दे रहा। अब जाएगा तो पैसे लेकर ही जाएगा। वो शांति से पैसे ढूंढ रहा था। थोड़ी देर खुदाई करने पर उसे एक बॉक्स मिलता है, लेकिन उसमें पैसे की जगह वही सेमेट्री प्लॉट वाले पेपर्स थे और उन पेपर्स में उसका खुद का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन इस सब का टाइम अब नहीं बचा, क्योंकि माँ और पा दोनों ही जिंदा हो चुके थे और देखते देखते विनोना भी। ये सब इनका प्लान था जुड़ को टेस्ट करने के लिए। उन्होंने जानबूझकर उसे डाउरी का लालच दिया और वो फंस गया इनके जाल में। आज तक जो झूठा सेमेट्री प्लॉट वो लोगों को देता था, आखिर में वो सच हो ही गया, लेकिन उसके खुद के लिए। और अपनी कब्र भी उसने खुद ही खोदी। हाउ सैड। पा उसे शूट कर देता है और पा ने उसे वो चीज़ चेप दी जिसकी ज़रूरत उसे बिल्कुल भी नहीं थी। वो चीज़ है मौत, और उसे कहते हैं सेल्समैनशिप। इसी के साथ ये टेल एंड हो जाती है।
सेकंड टेल का नाम है एसियस सॉ। ये कहानी है बिजनेसमैन लियो की। उसकी वाइफ है ब्रिजेट जो कि उम्र में उससे 24 साल छोटी है। वैसे तो इन दोनों ने लव मैरिज की थी, लेकिन फिलहाल वो मैरिज सही नहीं चल रही। लियो इसका हस्बैंड है, लेकिन वो अक्सर इसे इग्नोर करती रहती है। इसी वजह से लियो को शक है कि उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। अब इस बात का पता लगाने के लिए उसने कई जासूस हायर किए, लेकिन सब ने उसकी वाइफ को क्लीन चिट दे दी। लेकिन लियो को इस बात से शांति नहीं मिल रही, भले ये सच क्यों ना हो। ब्रिजेट काफी चेयरफुल और सोशल लड़की है और वो डेली चर्च भी जाती है, लेकिन लियो को उस पर भरोसा नहीं, इसलिए आखिर में वो हायर करता है डिटेक्टिव डीवो को। डीवो से बताता है कि तुम्हारा शक बिल्कुल सही है और ऐसा कहने वाला वो पहला जासूस है। शायद वो इसके साइड की बात कर रहा है पैसे ऐंठने के लिए। वो कहता है कि जिस चर्च में वो डेली जाती है उसी के प्रीस्ट के साथ उसका अफेयर चल रहा है, लेकिन लियो को इस बात पर विश्वास नहीं होता। तो वो उसे खुद जाकर प्रीस्ट से मिलने की सलाह देता है और सलाह को मानते हुए वो अगले दिन पहुंच जाता है चर्च। वो उस प्रीस्ट से मिलता है, लेकिन उसे कुछ भी गलत नहीं लगता। तो प्रीस्ट एक कन्फेशन के लिए जाता है और इत्तेफाक से वो कन्फेशन थी लियो की वाइफ ब्रिजेट की। लियो छुपकर उनकी सारी बातें सुन लेता है और यहाँ उसका शक यकीन में बदल गया। इसकी वाइफ का अफेयर उसी प्रीस्ट के साथ चल रहा है। इस बात का पता चलते ही लियो का गुस्सा 7वें आसमान पर था। गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो उस प्रीस्ट की सुपारी दे डालता है उसी डिटेक्टिव को। हालांकि डिटेक्टिव उसे किलिंग के एक्चुअल टाइम के बारे में कुछ भी नहीं बताता। थोड़ा टाइम बीत जाता है और आज दिन था ब्रिजेट की अगली कन्फेशन का। लियो भी चर्च पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसे फादर नहीं मिलता। तभी ब्रिजेट भी वहां पर आ जाती है। अब क्योंकि फादर वहां पर नहीं था, लियो उसका गेटअप ले लेता है और आवाज बदल कर ब्रिजेट से बातें करने लग जाता है। बातें करने पर उसे पता चलता है कि उसके और फादर के बीच कोई अफेयर नहीं चल रहा। ये सिर्फ उसके दिमाग की उपज थी। वो लियो को सिर्फ इसलिए टाल रही थी क्योंकि फिलहाल वो प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं है, यानी कि लियो ने बेकार में ही फादर को फंसा दिया। खैर, इस बात को जानने के बाद लियो काफी खुश था, लेकिन अफसोस ये खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं थी। वो किलर वहां पहुंच चुका था और ऑफ कोर्स वो लियो को ही प्रीस्ट समझ रहा था। लियो से कहता है कि मैं प्रीस्ट नहीं हूं, बल्कि मैं तो वही आदमी हूं जिसने सुपारी दी है। अब तुम वापस जाओ क्योंकि मुझे किसी को नहीं मरवाना। लेकिन ये नहीं जानता कि चीजें ऐसे काम नहीं करती। लाख मना करने पर भी वो किलर उसे शूट कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इसने करने के लिए कहा था, प्रीस्ट के कान में। इसकी मैरिड लाइफ सुधरने के बजाय बिल्कुल ही खत्म हो गई और उसके साथ ये टेल भी। थर्ड टेल का नाम है फॉरएवर एम्बरग्रेस। कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं दो फोटोग्राफर्स, डेल्टन और आइजैक को, और ये दोनों ही कोई आम फोटोग्राफर्स नहीं हैं। ये ऐसी जगहों पर जाकर फोटोज क्लिक करते हैं जहां कोई आम फोटोग्राफर जाना पसंद नहीं करता। ये सिर्फ वॉर जोन या कोई क्राइम साइट या फिर रिस्ट्रिक्टेड एरियाज को कवर करते हैं। डेल्टन अपने टाइम का सबसे बेस्ट फोटोग्राफर है, लेकिन फिलहाल कोई उससे भी अच्छी फोटोज ले रहा है और वो है उसका खुद का साथी आइजैक। वो डेल्टन का काफी बड़ा फैन है। डेल्टन उसके लिए भगवान के बराबर है और इसकी फोटोज देखकर ही वो इंस्पायर हुआ था। फिलहाल वो एक साइट से लौट रहे हैं जहां उन दोनों को काफी अच्छी फोटोज मिली हैं। डेल्टन स्टूडियो में अपनी फोटो सेल करने जाता है, लेकिन वहां उसे कोई अच्छी वैल्यू नहीं मिलती, बल्कि वहां भी आइजैक के काम की तारीफ हो रही थी। तब डेल्टन स्टूडियो को समझाता है कि वो एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पर जा रहा है और वहां से वो कुछ कमाल की फोटोज लाएगा। तो स्टूडियो से कहता है कि आइजैक को भी साथ ले जाना। अब आइजैक को बताने के लिए वो उसके घर जाता है और यहाँ वो पहली बार देखता है उसकी वाइफ बॉबी को। डेल्टन को पहली नजर में ही बॉबी पसंद आ गई। वो तीनों मिलकर पार्टी करते हैं और उस रात डेल्टन वहीं रुक जाता है। अगले दिन वो दोनों निकल जाते हैं और उनका टारगेट था वालमेलरा विलेज, जिसे बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज करके तबाह कर दिया था। इस विलेज के बारे में डेल्टन को बताया उसके पुराने साथी रॉक ने। रॉक उसे कहता है कि तुम वहां पहुंच जाओगे, अपनी फोटोज भी क्लिक कर लोगे, लेकिन वहां से सही सलामत वापस आना नामुमकिन है। हालांकि डेल्टन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ फोटो से मतलब है। लेकिन वहां पहुंचकर उसका मन बदल जाता है। उसने एक प्लान बना लिया था जिससे आइजैक इसके रास्ते से हट जाएगा और उसके बाद तो इसकी लाइफ सेट है, पैसे भी इसके और बॉबी भी। वो अपने बजाय आइजैक को अकेले उस विलेज में भेज देता है और खुद एक दूसरी जगह जाता है पूरी टीम के साथ। उसे पूरा यकीन था कि आइजैक वापस नहीं आएगा, लेकिन रात के टाइम जब उसका ग्रुप वापस आता है तो वो देखता है कि आइजैक पहले से वहां पर मौजूद था। वो फोटोज क्लिक करके सही सलामत वहां से वापस आ गया। इस बात से डेल्टन काफी हैरान था और निराश भी। अब वो दोनों सो जाते हैं, लेकिन आधी रात में आइजैक की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो काफी जोर से चिल्ला रहा था और अचानक उसकी बॉडी भी बदलने लगती है। अब यहाँ तो उसका प्लान कामयाब हो गया, यही तो वो चाहता था। वो बाहर जाकर बाकियों को बताता है कि आइजैक बिल्कुल ठीक है, उसे बस थोड़ा फीवर है। अंदर जाकर वो आइजैक को अपना प्लान बताता है और अपने इरादे भी। उसे मरता देख वो काफी खुश था, जबकि आइजैक की कोई गलती नहीं। वो तो हमेशा से भगवान मानता था, लेकिन ये तो शैतान निकला। वो बाहर जाकर खुश हो रहा था, लेकिन तभी आइजैक भी वहां पर पहुंच जाता है और अब तो वो पहचान में भी नहीं आ रहा। उसकी बॉडी एकदम सड़ चुकी है। वो डेल्टन की तरफ इशारा कर रहा था ये बताने के लिए कि ये दोषी है, लेकिन उससे पहले ही डेल्टन ने उसे भून दिया। अब आइजैक की फोटोज भी उसकी और उसकी वाइफ भी, ऐसा उसे लग रहा था। वो फोटोज लेकर स्टूडियो को देता है और फोटोज इतनी अच्छी थी कि उसे कैपिटल अवार्ड भी दिया गया। अब तो उसके अच्छे दिन आ गए। आखिर में वो मिलने जाता है बॉबी से।
बॉबी उसे बताती है एक पोस्ट कार्ड के बारे में जो कि खुद आइजैक ने भेजा था और साथ में एक लेटर भी आया था जिसमें कि सारी सच्चाई लिखी हुई थी। कैसे डेल्टन ने आइजैक को उस विलेज में भेजा ये जानते हुए कि वो बीमार पड़ जाएगा, साथ ही साथ उसकी पिक्चर्स का क्रेडिट भी ले लिया और आखिर में उसे शूट भी कर दिया। ये लेटर लिखा था डेल्टन के ग्रुप के साथी सलूची ने, लेकिन बॉबी इस बात को नहीं मानती। उसे डेल्टन पर पूरा भरोसा है और यहाँ वो दोनों एक हो जाते हैं। डेल्टन काफी खुश था, लेकिन ये सब बॉबी की चाल थी। पोस्ट कार्ड में आइजैक ने थोड़ी वीड भी भेजी थी जिसे उन दोनों ने ही स्मोक कर लिया था। बॉबी के लिए सुसाइड है और डेल्टन का वो कर रही है मर्डर। यहाँ वो दोनों ही सेम तरीके से सड़ गल के मर जाते हैं और कुछ इस तरह ये टेल एंड हो जाती है। फोर्थ टेल का नाम है फूड फॉर थॉट। ये कहानी है ज़ैम्बिनी की जो कि एक अच्छा खासा सर्कस चलाता है। इस शो में कई सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन इस शो का मेन अट्रैक्शन है उसकी वाइफ या फिर कहीं के स्लेव कॉनी। कॉनी के पास साइकिक पावर है जिसके जरिए वो ज़ैम्बिनी के थॉट्स पढ़ पाती है और इसी पावर की मदद से ज़ैम्बिनी ऑडियंस को एंटरटेन करता है। लेकिन ज़ैम्बिनी एक अच्छा इंसान नहीं है। वो कॉनी को भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता, वो अब्यूसिव और मेंटली अनस्टेबल है। साथ ही वो उसे मेंटली टॉर्चर भी करता है। वो भी कॉनी की तरह लोगों के थॉट्स पढ़ना चाहता है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक सुपरनेचुरल पावर है जो कि सीखी नहीं जा सकती। लेकिन इतनी सी बात उसे समझ नहीं आती। वो अपने इस फेलियर के लिए अपनी वाइफ को जिम्मेदार ठहराता है। अब कॉनी भी उसके साथ खुश नहीं है, ये बात ज़ैम्बिनी भी जानता है और सर्कस में काम करने वाला आदमी जॉन भी। जॉन एक फायर ईटर है जो कि एक फीमेल गोरिल्ला की काफी केयर करता है। बाकी सब उसे जानवर समझते हैं, लेकिन वो नहीं। सेम यही हाल है कॉनी के साथ। वो कॉनी को काफी पसंद करता है और कॉनी का ये टॉर्चर उसे देखा नहीं जाता। वो जल्दी ये सर्कस छोड़कर जाने वाला है और अपने साथ वो ले जाना चाहता है कॉनी को। अब कॉनी भी इसके साथ जाना चाहती है, लेकिन वो उसे बताती है कि वो चाहते हुए भी जा नहीं सकती। वो ज़ैम्बिनी से काफी डरती है और वो जॉन को कहती है कि तुम्हें भी डरना चाहिए। वो काफी खतरनाक आदमी है, उसके पास एक सीक्रेट पावर है। उसने कई पुलिस वालों और अपने साथियों को मारा है, तो भी वो अपने चेहरे से मेकअप नहीं हटाता क्योंकि वो वांटेड है। जॉन कॉनी को समझाता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं और यहाँ इन दोनों का रोमांस चल ही रहा था कि अचानक ज़ैम्बिनी जाग गया और शायद यही उसकी सुपर पावर है। वो कॉनी की हर एक हरकत और हर एक थॉट को भांप लेता है। अब उसे पता चल चुका था कि जॉन और कॉनी उसे छोड़कर जाने वाले हैं, इसलिए मौका देखकर वो जॉन को जलाकर मार देता है और यहाँ कॉनी की आखिरी उम्मीद भी जल गई। ये सब उस गोरिल्ला ने भी देख लिया। ज़ैम्बिनी ने जॉन को मार डाला, लेकिन हर किसी को ये लगता है एक एक्सीडेंट क्योंकि जॉन आग के साथ खेलता था, लेकिन कॉनी सच जानती है। अब जॉन तो चला गया और साथ में कॉनी का डर भी। वो अपना बैग पैक करती है और वहां से निकल जाती है, लेकिन ज़ैम्बिनी को पूरा यकीन था कि कॉनी वापस आएगी। वो अपने मन की पूरी ताकत लगाकर कॉनी को आवाज लगा रहा था और फाइनली उसे जवाब मिला। ज़ैम्बिनी उसे बुला रहा था। वो कहते हैं कि मैं यही हूँ, लेकिन जिससे वो बात कर रहा है वो कॉनी नहीं बल्कि वो मैन ईटिंग गोरिल्ला है जो कि अपने दोस्त की मौत का बदला लेने आ गई। ज़ैम्बिनी को मारकर वो आराम से उसका दिमाग निकाल कर खा रही थी और ये तो कोई एक्सीडेंट नहीं लग रहा। इसी के साथ ये टेल एंड हो जाती है। फिफ्थ टेल का नाम है पीपल हु लिव्स इन ब्रेस हर्सेस। ये कहानी है दो भाइयों की जिसमें बड़ा भाई है बिली और छोटा भाई है वर्जिल। बिली बहुत गुस्सैल है और वर्जिल थोड़ा स्टूपिड। ये काफी रेयर कॉम्बो है। बिली 2 साल जेल काट कर आया है, लेकिन इसका नेचर बिल्कुल भी नहीं बदला। वर्जिल के साथ मिलकर वो एक चोरी प्लान कर रहा है और ये चोरी वो करेंगे उसी आइसक्रीम फैक्ट्री में जिसमें वर्जिल काम करता है। हालांकि वर्जिल प्लान का एक स्टेप याद करता है तो 3 स्टेप भूल जाता है, यानी कि इनका प्लान भगवान भरोसे है और दोबारा जेल जाने के पूरे चांस हैं। इसके बाद हम देखते हैं आइसक्रीम सेलर मिस्टर बर्ड को, और 2 साल पहले इसने बिली को जेल भिजवाया था। बिली जाता है उससे बदला लेने, लेकिन वो सिर्फ आइसक्रीम लेकर वापस चल दिया। लेकिन उसकी नजर पड़ गई थी बर्ड के पैसों पर। और मिस्टर बर्ड की एक बात काफी अजीब है। सारे पर्दे डालने के बाद वो आइसक्रीम बेचता है और बिना मुंह खोले ही बड़े अच्छे से अपने पपेट विली की आवाज निकालता है, जो कि बच्चों को काफी पसंद है, इसलिए बच्चों में काफी पॉपुलर है। और फिलहाल प्लान को जारी रखते हुए ये दोनों फैक्ट्री पहुंच जाते हैं और उस फैक्ट्री की मैनेजर है मिसेस ग्रफंगर। उनके साथ साथ मिस्टर बर्ड भी वहां पहुंच जाता है क्योंकि वो भी उसी फैक्ट्री से आइसक्रीम लेता है। अब बिली के लिए तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बदला और पैसा दोनों से एक साथ मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। अचानक ही वर्जिल यहाँ भी अपना अलग राग अलापने लगा। वो अलग ही लेवल के नखरे दिखा रहा था। तब बिली किसी तरह उसे समझाता है और प्लान को फॉलो करने के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन वर्जिल कुछ ज्यादा ही मोटिवेट हो गया। प्लान के मुताबिक उसे थोड़ी देर के लिए मैनेजर को ठिकाने लगाना था, लेकिन उसने हमेशा के लिए उसे ठिकाने लगा दिया। पूरी भड़ास उसने निकाल दी। यहाँ साबित हो गया कि वर्जिल थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही स्टूपिड है। अब यहाँ लड़ने का टाइम नहीं था, इसलिए बिली जल्दी से उसकी बॉडी को छुपा देता है ताकि मिस्टर बर्ड उसे ना देख ले। हालांकि प्लान इनका फेल हो गया क्योंकि मैनेजर मरने से पहले सेफ बंद कर चुकी थी और इतने में बर्ड भी वहां से चला गया। यानी कि ना ही ने बदला मिला और ना ही पैसे, और अब जो मर्डर का चार्ज लगेगा वो अलग। अब बदला और थोड़ा पैसा उन्हें अब भी मिल सकता है, इसलिए रात में वो दोनों पहुंच जाते हैं मिस्टर बर्ड के घर। अब उनका मकसद बर्ड को डराकर पैसों के बारे में पूछना था, इसके बाद ही वो उसे मारेंगे। लेकिन वर्जिल यहाँ भी होशियारी दिखाते हुए सीधा बर्ड को शूट कर देता है। यहाँ तो बिली का भी दिमाग खराब हो गया। हालांकि अब कुछ किया नहीं जा सकता, तो वो उसे छोड़कर पैसा ढूंढने लग जाता है और इसके लिए उसे कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि पैसा रखा था फ्रिज में और वो भी ढेर सारा। ये खुशखबरी वो वर्जिल को बताने जाता है, तभी एक गोली सीधा आकर उसका पैर उड़ा देती है। वो गोली चलाई बर्ड ने, लेकिन ये जिंदा कैसे बचा?
वो बाद की बात है, पहली बात यह है कि उसने वर्जिल को भी मार डाला। असल में वर्जिल ने जिसे गोली मारी थी वो था बर्ड का जुड़वा भाई, या फिर कहूं के जुड़ा हुआ भाई विलियम। ये दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हैं और अब जाकर आपको इसके आइसक्रीम बेचने के टैक्टिक समझ आए होंगे। विली की आवाज़ ये नहीं बल्कि विलियम था। वो बिली को भी शूट कर देता है, लेकिन इसके बाद उसकी आइसक्रीम बिकना बंद हो गई क्योंकि वो अपने भाई की डेड बॉडी को अब भी साथ लेकर घूम रहा है। इसी के साथ ये टेल एंड हो जाती है। तो अब बात करते हैं कुछ मोरल्स के बारे में। पहले टेल में दिखाया गया कि सेकंड चांस बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसे कभी भी मत गवाओ। सेकंड टेल में दिखाया गया कि शक से बुरी और कोई बीमारी नहीं होती। ये आपकी लाइफ को पूरी तरह बर्बाद कर देता है और ऐसा डैमेज देता है जो रिपेयर नहीं हो सकता। थर्ड टेल में दिखाया गया कि धोखेबाजी से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि जो तुम्हारे पास है उससे भी हाथ धोना पड़ेगा। फोर्थ टेल में दिखाया गया कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। अच्छा करोगे तो वो भी घूमकर तुम तक आएगा और बुरा करोगे तो भी। फिफ्थ टेल में दिखाया गया कि ब्रदरहुड से बढ़कर कुछ नहीं। तो ये थे कुछ मोरल्स जो मैं निकाल पाया। बाकी आप कुछ जानते हो तो आप भी बता देना, कमेंट्स आपके लिए ओपन है। और साथ ही इनमें से अपनी 2 फेवरेट टेल भी बताना। वीडियो आपको पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना, वो बहुत जरूरी है मोटिवेशन के लिए। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपसे चिपकी रहे। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।